फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी विद्यार्थियों को नमस्ते, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से तो विकास हुआ था पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी का। शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का और पहाड़ी का। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, यह प्रश्न बार बार आता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, परज, बुंदेली, कनौजी, हरियाणवी या फिर बांगरू कहें इनको, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो एक नंबर ऑप्शन दे रखा है हमें शोरसेनी अपभ्रंश। तो शोरसेनी अपभ्रंश से तो मैथिली भाषा का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि शोरसेनी अपभ्रंश से तो पश्चिमी हिंदी का हुआ है, राजस्थानी का और पहाड़ी का हुआ है। अब जाते हैं 2 नंबर पर, मागधी, और 3 नंबर अर्ध मागधी, और 4 नंबर है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाओं का विकास हुआ है? मागधी से हुआ बिहारी का, मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा का विकास हुआ है, और बिहारी से हुआ है भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी से भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो मागधी अपभ्रंश भाषा से कौन सी उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी का। और बिहारी से कौन कौन सी बोलियां निकली? भोजपुरी, मगही और मैथिली। हमें बतलाना क्या था? मैथिली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी से हुआ है। मैथिली किसके अंतर्गत आती है? बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अब रह गया अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से महाराष्ट्रीय भाषा का विकास हुआ है। तो हमें बतलाना था मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? ये जो 1 नंबर प्रश्न हमने देखा था, ये नेट परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार पूछा गया है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1927 में दक्षिणी भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अब हमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, बरज पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है, कनौजी पश्चिमी हिंदी की है, हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की है, हरियाणी या फिर बांगरू। हरियाणी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। तो देखते हैं, बरज ये तो पश्चिमी हिंदी की है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है, कनौजी पश्चिमी हिंदी की है। यहां नाम क्या दे दिया? बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बघेली किसकी है? पूर्व हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी,
बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है, बोलियां हैं। किन से संबंधित है? पूर्व हिंदी से संबंधित है बोलियां हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 4 नंबर ऑप्शन, बघेली। कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? बघेली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता के लेखक कौन हैं? कीर्तिलता के रचनाकार हैं, किसके द्वारा रचित है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कीर्तिलता का, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की उदारता, शौर्य का वर्णन है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका की जो भाषा है वो कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा है वो है अपभ्रंश। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। अवहट, अपभ्रंश, मैथिली और ब्रज, कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। और इसकी एक महत्वपूर्ण रचना है विद्यापति की पदावली। विद्यापति की एक कौन सी रचना महत्वपूर्ण है? पदावली, जिसकी भाषा है मैथिली। पदावली की कौन सी है? मैथिली। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। ये किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं? तो विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल में किस कवि, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा यानी देसी भाषा में रचना की? अवहट भाषा में किसने रचना की थी आदिकाल में? ये आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो तो किससे संबंधित है? खड़ी बोली से। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो खड़ी बोली से संबंधित हो गए। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान की एक रचना थी संदेश रासक। संदेश रासक कौन सी भाषा में? अवहट भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? अवहट भाषा में लिखी थी संदेश रासक। तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा की रचना की? अब्दुल रहमान ने। किसने? अब्दुल रहमान ने रचना की थी। कौन सी रचना की थी? संदेश रासक की रचना की थी। कौन सी भाषा में की थी? अवहट भाषा में। अमीर खुसरो खड़ी बोली। कुतुबन, कुतुबन ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? कुतुबन की एक महत्वपूर्ण रचना है मिर्गावती। कौन सी रचना है? मिर्गावती। मिर्गावती अवधी भाषा। मिर्गावती कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। मिर्गावती की कौन सी भाषा है? अवधी। तो कुतुबन ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? अवधी भाषा का प्रयोग किया था। मंजन, मंजन ने भी अवधी भाषा का प्रयोग किया था। मंजन की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुमालती। मंजन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मधुमालती। और मधुमालती की भी भाषा है वो क्या है? अवधी है। तो ये अवधी से संबंधित, ये भी अवधी से संबंधित, ये खड़ी बोली से संबंधित। तो अब्दुल रहमान किससे संबंधित हो गए? अवहट भाषा से। और इसकी रचना का नाम है संदेश रासक। परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या फिर नेट है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, उनमें कुतुबन की रचना, मंजन की रचना, अब्दुल रहमान की रचना ये पूछे जाते हैं। तो कुतुबन मिर्गावती भाषा अवधी, मंजन मधुमालती भाषा अवधी, अब्दुल रहमान संदेश रासक भाषा अवहट। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किससे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति कहां उपजी थी? दक्षिण भारत में द्रविड़ उपजी, उत्तर लायो रामानंद। उत्तर भारत में कौन लेकर के आए थे? रामानंद जी लेकर के आए थे। भक्ति है, भक्ति का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में किसने किया था? रामानंद ने किया था। और भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था।
सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? सहजोबाई, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। तो सहजोबाई, दयाबाई, सहजोबाई और दयाबाई कौन सी शाखा? ज्ञानाश्री शाखा। सहजोबाई किस शाखा से संबंधित है? ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है। सहजोबाई, दयाबाई ये चरणदास जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? चरणदास की। चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई। सहजोबाई ये किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या थी। कई बार पूछा गया है परीक्षा में, किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। और किस शाखा से संबंधित थी? भक्ति काल में ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, मध्वाचार्य। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता है रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। एक नंबर उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कौन सी पत्रिका का पूछा है हमें? कल्पना पत्रिका का पूछा है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कलकत्ता से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से या इलाहाबाद से। चार ऑप्शन है आपके सामने। अब हमें कल्पना पत्रिका के बारे में बताना है। तो कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन होता था कलकत्ता से तो नहीं होता था। किससे नहीं होता था? कलकत्ता से। तो कहां से होता था? हैदराबाद से। कहां से होता था? हैदराबाद से प्रकाशन होता था कल्पना पत्रिका का। कब? 1949 में शुरू हुई थी कल्पना पत्रिका। 1949। आर्यवेंद्र शर्मा, आर्यवेंद्र शर्मा संपादक थे। कौन थे? आर्यवेंद्र शर्मा। शर्मा कल्पना पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन था? कौन सी पत्रिका पूछ लिया अब हमें? माध्यम पत्रिका। माध्यम पत्रिका के थे सत्यप्रकाश मिश्र, नंद किशोरलाल नवल, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया। इसका उत्तर सही होगा एक नंबर, सत्यप्रकाश मिश्र। माध्यम पत्रिका के संपादक कौन थे? माध्यम पत्रिका के थे सत्यप्रकाश मिश्र। इसका समय है 1964। इस पत्रिका का समय क्या है? 1964। और ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी। ये मासिक और त्रैमासिक पत्रिका थी। मासिक और त्रैमासिक पत्रिका थी। प्रकाशित कहां से होती थी? प्रयाग से। और इसका समय है 1964। और इसके संपादक थे सत्यप्रकाश मिश्र। कौन सी पत्रिका के? माध्यम पत्रिका के। अगला प्रश्न देखते हैं। किस लेखिका ने, यहां लेखिका दे रखी है ऑप्शन में, किस लेखक ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की? यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की? तो किस लेखिका ने की थी? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी, सत्यवती मलिक। तो पशु पक्षी किनको प्रेम था? महादेवी वर्मा को। पशु पक्षियों से किनको प्रेम था? महादेवी वर्मा को प्रेम था। महादेवी वर्मा की एक रचना है मेरा परिवार। इनका एक रेखा चित्र है। कौन सा रेखा चित्र है? रेखा चित्र है मेरा परिवार। मेरा परिवार। इसका समय काल है 1972। मेरा परिवार का समय क्या है? 1972 है। मेरा परिवार का जो समय है वो क्या है? 1972। इनका एक रेखा चित्र है। इसमें पालतू पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? पालतू पशु पक्षियों की चर्चा की है। मोर, गिलहरी, हिरणी, खरगोश, कुत्ता, घोड़ा, नेवला, इनकी चर्चा की है महादेवी वर्मा। किसने की है? महादेवी वर्मा ने किस में? मेरा परिवार। इनका एक रेखा चित्र है, इसमें की है। मेरे परिवार का जो समय है वो क्या है? 1972।
चित्राधार किसकी रचना है? अगला प्रश्न क्या है? चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है चित्राधार, जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? ये काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का। किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। इसका समय काल है चित्राधार का 1918। झरना, इनकी एक प्रसिद्ध रचना अन्य भी है, झरना। इसका समय काल भी क्या है? 1918 है। और चित्राधार का समय काल भी क्या है? 1918। तो चित्राधार किसकी रचना है? किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब डली? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब डली थी? तो ये डली थी 1873 में। कब डली थी? 1873 में। एक इनकी पुस्तक थी काल चक्कर। कौन सी पुस्तक है? काल चक्कर, जिसमें इन्होंने चर्चा की थी कि हिंदी है वो नई चाल में डली थी 1873 में। उत्तर सही क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? राम कथा पर आधारित काव्य आत्मजयी, अग्निलिख, भूमिजा, रश्मिरथी। राम कथा पर आधारित काव्य, राम कथा पर आधारित काव्य है भूमिजा। कौन सा काव्य है? भूमिजा। किसकी रचना है? नागार्जुन की। किसकी रचना है भूमिजा? नागार्जुन की रचना है। किसके ऊपर आधारित है? राम काव्य के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? राम काव्य पर। हाँ, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? आत्मजयी है। अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलिख किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल। तो रश्मिरथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन सी? रश्मिरथी। तो राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? भूमिजा। किसका काव्य संग्रह है? नागार्जुन का काव्य है ये। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उगर, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? सेठ बांकेलाल एक उपन्यास है। सेठ बांकेलाल क्या है? उपन्यास है, जिसका समय काल है 1955। 1955 है। और इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। इसके रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। सी ऑप्शन सही होगा। सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। ये उपन्यास है सेठ बांकेलाल। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, उदयशंकर भट्ट, अमृतलाल नागर। मेरी तेरी, इसका समय का यशपाल की रचना है। ये किसकी रचना है? यशपाल की। मेरी तेरी किसकी है? यशपाल की है। और इसका समय काल है मेरी तेरी उसकी बात का 1974, 1974। इसका समय काल क्या है? 1974 है। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? छायावाद का पतन, ये आलोचना है। ये क्या है? आलोचना। किसकी आलोचना है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा,
विजयदेव नारायण सही देवराज। छायावाद का पतन किसकी आलोचना है? देवराज। छायावाद का पतन देवराज। और छायावाद के पतन का समय है 1948। क्या है? 1948। छायावाद का पतन किसका आलोचनात्मक कृति है? देवराज की है। सही कृति क्रम को पहचानिए। यहां कृतियां दी गई हैं और इनका क्रम पहचानना है। क्या पहचानना है? क्रम पहचानना है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। पल्लव का समय है 1928। पल्लव का समय क्या है? 1928। गुंजन 32, युगांत 36, युगवाणी 1939। 1939। अब देखते हैं सही क्रम 28, 32, 36 यही हो गया। एक नंबर ऑप्शन सही है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। अगला प्रश्न देखते हैं। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। यानी कवि दे रखे हैं और क्या बताना है? जन्म काल के अनुसार इनको सजाना है। किनके अनुसार सजाना है? जन्म काल के अनुसार। चिंतामणि। चिंतामणि का जन्म कब हुआ था? 1609 में। चिंतामणि का जन्म कब हुआ था? 1609। इसके बाद कौन दे रखे हैं? केशवदास। केशवदास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी। इसके बाद मतीराम। केशवदास के बाद क्या दे दिए? मतीराम 1617 में मतीराम। और पद्माकर, पद्माकर का 1756। पद्माकर का कब हुआ था? 1756 में हुआ था। अब देखते हैं पहले कौन आएगा? 1555 केशवदास। एक में ही तो है, ऑप्शन डी में ही है केशवदास, तो डी हो गया सही। केशवदास के बाद चिंतामणि। चिंतामणि के बाद मतीराम। मतीराम के बाद पद्माकर। तो सही क्या हो गया? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर। कवियों का कालक्रम पूछा है सही। अगला पर तो साथ साथ में कवियों का जन्म भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है रचनाकार कालक्रम में सही निर्देश। फिर कवि और इनके जन्म काल के अनुसार बतलाना है। दिनकर, बच्चन, यज्ञ, मुक्तिबोध। रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर का जन्म कब हुआ था? मुंगेर बिहार में हुआ था। और रामधारी दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन यज्ञ। यज्ञ का जन्म कब हुआ था? 1911। यज्ञ का जन्म हुआ था 1911 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन यज्ञ का जन्म कब हुआ था? 1911। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1907 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 17 में। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 1917। तो पहले आएगा 7, फिर आएगा 8, यानी हरिवंश राय बच्चन पहले आएगा। बच्चन, फिर दिनकर, फिर मुक्तिबोध, फिर यज्ञ। ये क्या लिखा गया ऑप्शन में? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में, सही नहीं है। क्योंकि पहले हरिवंश राय बच्चन आएगा, 2 नंबर में सही दे रखा है 1907। फिर रामधारी सिंह दिनकर 1908, बिल्कुल सही है। क्योंकि और में किसी में बच्चन है ही नहीं। हरिवंश राय बच्चन बी में है। हरिवंश राय बच्चन किस में दे रखा है? बी में। तो पहले बच्चन आ गया, फिर दिनकर 8, फिर मुक्तिबोध। अब मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 1917 में। तो पहले मुक्तिबोध यज्ञ आएंगे। यज्ञ का जन्म कब हुआ था? 1911 में।
यज्ञ फिर मुक्ति बोध। ये सही होगा अभी बी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। वचन, दिनकर, यज्ञ, मुक्ति बोध। क्या हो गया? वचन, दिनकर, यज्ञ और मुक्ति बोध। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सही कृति कालक्रम के अनुसार बताना है। भी कृतियों को क्या बताना है? कालक्रम के अनुसार बताना है। पहली कृति लिख रखी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय जीवन किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। कौन सी? सुखमय जीवन। इसका समय काल है 1915। इसका समय काल क्या है? 1915 है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है? शरणार्थी। शरणार्थी किसकी कृति है? यज्ञ। किसकी कृति है? यज्ञ की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन यज्ञ की कृति है शरणार्थी। इसका समय काल है 1948। यज्ञ का समय काल क्या है? 1948 है। ठुमरी। ठुमरी जो कृति है वो फणीश्वरनाथ रेणु की। ठुमरी कृति किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु। ठुमरी कृति है फणीश्वरनाथ रेणु। किसकी कृति है? फणीश्वरनाथ रेणु की। इसका समय काल है 1959। इसका समय काल क्या है? 1959। दो बांके जो कृति है ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा की कृति है। किसकी कृति है? भगवती चरण वर्मा। इसका समय काल है 1936 अर्थात 1936। तो देखते हैं पहले क्या आएगा। सुखमय जीवन पहले कौन सी आएगी? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो देखो सुखमय जीवन इसमें भी है, इसमें भी है। दो ऑप्शन आ गए सुखमय जीवन के। इसके बाद 1915 के बाद 1936 दो बांके। सुखमय जीवन के बाद दो बांके। सुखमय जीवन यहां शरणार्थी दे दी, यहां है दो बांके। यहां क्या दे दिया? सुखमय जीवन, दो बांके, फिर शरणार्थी। तो शरणार्थी ये ऑप्शन कैसे लिख दिया? सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी। शरणार्थी किसकी रचना है? 1948। यज्ञ सुखमय जीवन 1915। दो बांके भगवती चरण वर्मा 1936। दो बांके भगवती चरण वर्मा 1936। ठुमरी फणीश्वरनाथ रेणु 1959। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने नंबर ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर। सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी और ठुमरी। सुखमय जीवन 1915, दो बांके 1936, शरणार्थी 1948, ठुमरी 1959। 4 नंबर ऑप्शन विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम क्या है? निर्गुण कवियों का सही कालक्रम क्या है? निर्गुण कवि दे रखे हैं दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास। तो दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 में। 1 नंबर ऑप्शन में क्या दे रखा है? दादू। दादू का जन्म हुआ था 1544। कबीरदास 1398। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398। फिर क्या दे रखा है? सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596।
96। मलुकदास का जन्म हुआ था 1574। 1574। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? कबीर, दादू, मलिक, कबीर, दादू, मलुक और सुंदरदास। 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। कितने नंबर ऑप्शन सही हो गया? 4 नंबर। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में। उसके बाद दादू दयाल 1544, मलुकदास 1574 और सुंदरदास 1596। कबीर, दादू, मलुक और सुंदरदास। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास। देश विभाजन को लेकर के लिखा गया उपन्यास कौन सा है? अमृत और विष, अमृतलाल नागर का है। ये तो नहीं है। झूठा सच, ये किसकी रचना है? यशपाल। यशपाल का उपन्यास है। और देश विभाजन को लेकर के लिखा गया है झूठा सच। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अपभ्रंश का शुरू भरतमुनि, पतंजलि, राजशेखर, भामह। भामह ने किया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भामह ने। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।